हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है गति और वेग। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 9th, क्लास 11th और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी चीज का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होती है। फिर उसके बाद विस्थापन और दूरी में हम लोग अंतर को देख लेंगे। ध्यान देंगे, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए एक रास्ता दिखाया गया है। यहाँ एक इनिशियल पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। हमको यहां से यहां तक जाना था, तो या तो हम शॉर्टकट में चले जाएं या फिर शॉर्टकट में न जाकर के घूमते हुए हम यहां से चले जाएं। दो तरीके हुए। तो जिसमें हमें कम दूरी तय करनी पड़ेगी वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो गया, और जिसमें हमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी वो हमारे लिए हो जाएगा दूरी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग इसमें देखें, ये डायग्राम के माध्यम से था, यानी कि न्यूनतम दूरी विस्थापन है और दूरी क्या है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। लेकिन वही न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाएगी। चलिए, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। विस्थापन को देखते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। दूरी अदिश राशि थी, ये सदिश राशि, उसका मीटर मात्रक था, इसका भी मात्रक मीटर है। अब दूरी और विस्थापन में संबंध देखिए, हमेशा ये पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी बटे के विस्थापन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि हमेशा दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। ऊपर दूरी होगी, नीचे विस्थापन होगा, यानी कि दूरी हमेशा एक ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलेगा क्वेश्चन इसी के आधार पे कि ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, ये तो दूरी हो जाएगी। ऐसे जाएंगे तो अब सीधे शॉर्टकट चल दिए तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन बता देना है कि दूरी कितना है और विस्थापन कितना है। तो दूरी को देखिए 3 4 7 7 3 10 10 4 14 मीटर। वही विस्थापन को देखें हम लोग तो विस्थापन हो जाएगा 10 मीटर। ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। 2.5 चक्कर लगा रही है, यानी यहां से चलना शुरू कर रही है 1, यहां से शुरू कर रही है 2, फिर यहां से यहां आ जा रही है 3, यानी कि 2πr प्लस 2πr प्लस πr, 2 2 4 1 5। ठीक है, पाई का मान रख देंगे तो हो जाएगा 5πr। ठीक, अब इसी का त्रिज्या दिया है 7 मीटर, तो त्रिज्या का मान रख देंगे और देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 5πr, तो हम लोग जानते हैं 5 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7, यहां से कैंसिल कर देंगे, 22 5 110, यानी कि 110 मीटर का हो जाएगी इसकी दूरी तय कर ली जाए। और इसका विस्थापन, विस्थापन देखें तो पाई आर केवल की, तो पाई का मान 22/7, आर का मान इतना, तो 22 मीटर की। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलेगा, इसी पे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। विस्थापन देखिए वहीं ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ जा रहा है, यानी कि जहां से जा रहा था वहीं आ गया, तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा।
और फिर उसके बाद उसकी दूरी कितना हो जाएगी, 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे तो 10 मीटर हो गया। इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 0 संबंध 10 बटे के 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, या फिर 10 संबंध 0 आ जाएगा। इस चीज को देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हल कर लीजिएगा, हो जाएगा। आगे देखते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर देख लीजिए। दूरी केवल परिणाम को दिखाती है, व्यक्त करती है, इसलिए इसको कहते हैं कि अदिश है। और विस्थापन जो है सदिश है, इसलिए विस्थापन और परिणाम दोनों को दिखाता है। आगे देखें, दूरी सदैव धनात्मक हो सकती है लेकिन शून्य नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन को देखें तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है। कंडीशन क्या है उसके अनुसार ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलेगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यानी विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। चाल आगे हम लोग देखेंगे। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे का समय। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। देखिए, केवल ये रिवीजन बैच चल रहा है। यदि आपको फाउंडेशन बैच चाहिए या फिर बेसिक से चाहिए तो कमेंट करिएगा, वहां पे बेसिक से चालू कर दिया जाएगा। वेग देखते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे के समय। जो चाल का हम लोग देख रहे थे डिफिनेशन, वही चाल के डिफिनेशन के अनुसार ही ये है। वहां पर देख रहे थे हम लोग दूरी हो जा रहा था, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विस्थापन हो जा रहा है, तो बस यही अंतर है। आगे चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड कहते हैं, और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। वेग को देखते हैं, वेग दो प्रकार का, वेग में दो चीजें यूज होती हैं। पहला प्रारंभिक वेग है, दूसरा अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग को यू से दिखाएंगे और अंतिम वेग को भी से दिखाएंगे। चाल तथा वेग में अंतर, दोनों में अंतर क्या है, एक दूरी से मिलकर बना है, एक विस्थापन से मिलकर बना है। देखिए, चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, अतः यह एक अदिश राशि है। वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, अतः यह एक सदिश राशि है। किसी चाल में देखें, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन वही वेग किसी वस्तु के वेग का परिणाम उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती, उसकी चाल से अधिक नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, चाल में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, और वेग किसे कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अगला आ जाएगा त्वरण। त्वरण में देखेंगे, त्वरण एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे के समय, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण की बीमा जो है कि एल टी पावर माइनस 2 यानी कि m0 एल टी पावर माइनस 2 होता है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको देख लीजिएगा। एक समान वेग से त्वरण का मान शून्य होगा। एक समान वेग से जब चलेगा कोई वस्तु तो उसका त्वरण जो है शून्य होगा। 2 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था, 2 सेकेंड में भी 10 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड के बाद भी 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ पे वेग हम त्वरण देखेंगे तो 0 होगा। त्वरण बराबर देखे हैं कि वेग परिवर्तन बटे के समय होता है, तो उसी के फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को त्वरण शून्य होगा। आगे इसी पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ये चार्ट को देख लीजिएगा। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग यानी यू, भी और टी समय, परिणाम यानी कि रिजल्ट। 10 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड में, यानी कि बदल जा रहा है, जो वेग है बदलता जा रहा है, तो त्वरण निकालेंगे तो 2 सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये वेग, प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए तो मंदन निकालेंगे तो -5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है।
यानी कि 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 सेकंड अगला 2 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड, तब इसको कहेंगे कि त्वरण का मान समान है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि देखिए यहाँ भी 1 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आगे मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं उदग्र यानी कि वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे वेग। हम लोग देखेंगे वेग दो तरह का होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। वेग दो तरह का, पहला ऊर्ध्वाधर जिसको कि वर्टिकल कह रहे हैं, और एक क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्षैतिज के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम लोग वर्टिकल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ऊर्ध्वाधर के बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये गति कहां से कहां होगी? तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति होगी। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ये चीज देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि यहां से ऊपर से कोई वस्तु छोड़ी जा रही है तो कुछ समय के बाद नीचे आ रही है, तो इसको हम लोग भी अंतिम वेग कहेंगे। और नीचे से हम लोग वेग रहे हैं ऊपर की तरफ u, तो ऊपर जाकर फिर से नीचे आएगी तो उसको हम लोग ऊपर वाले को कहेंगे भी, नीचे वाले को कहेंगे u। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किमी प्रति घंटा और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 72 किमी यू बराबर जो फार्मूला था हम लोग देखे थे, 72 किमी प्रति सेकंड को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा ये यू का मान, और यहाँ पे भी का मान 0, ब्रेक लगा दे रहे हैं। तो हम लोग मंदन ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गति का समीकरण। गति का समीकरण में हम लोग देखेंगे यस यू भी ए टी जी, इतनी सब चीजें यूज होंगी गति के समीकरण में। यदि वो ऊर्ध्व गति है तो, सॉरी, ऊर्ध्व गति में जी लग जाएगा, और यही हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ए त्वरण काम आएगा। यस क्या है? विस्थापन। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। भी क्या? अंतिम वेग। ए क्या है? त्वरण, सॉरी, ए क्या है? त्वरण, और टी क्या है? समय। जी क्या है? पृथ्वी त्वरण। जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसको सीधा सीधा करने के लिए 10 ले लेते हैं। ठीक है, नोट, छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान उत्तर मान यानी कि 9.2, 9.8, 19.6 हो तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है, अन्यथा 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। अगर अपने मन से हल हो तो ठीक है। गति को देख रहे हैं, गति दो तरह की, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जैसा कि हम लोग नीचे बात किए थे। अब गति के समीकरण को देख लेते हैं उसी के अनुसार। तो यहां देख रहे हैं गति का समीकरण, पहला समीकरण कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण कहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा एक होता है खास समय के लिए, तो s बराबर u प्लस हाफ 2n माइनस 1। यही सेम चीजें इसमें दे दी गई हैं जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि g का मान माइनस में लगेगा तो a की जगह हम लोग माइनस जी रख देंगे। वही चीजें v बराबर u माइनस जी टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 2g's, यस एन बराबर u माइनस जी बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। वही चीजें जब ऊपर से नीचे को कोई वस्तु आती है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। ये चीजें हैं गति के समीकरण में। ठीक है, चौथा समीकरण याद रखिएगा, ये 90वें समय के लिए पूछ देता है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस एन बराबर u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस
AT वेग समय को बताता है। किसको? वेग और समय को। द्वितीय समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर विस्थापन समय को बताता है। फिर उसके बाद विस्थापन यहाँ है, समय यहाँ है, विस्थापन समय, हमेशा समय को लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तृतीय समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS ये विस्थापन और वेग को बता रहा है। विस्थापन कहाँ है? यहाँ है, और वेग यहाँ है। अब इसके बाद ग्राफ देख लीजिएगा, विस्थापन और समय ग्राफ, विस्थापन और समय ग्राफ यानी दूसरा समीकरण, विस्थापन और समय ग्राफ दूसरा समीकरण। देखिएगा, यदि कोई वस्तु सीधे चल रही है तो उसको कहेंगे एक समान वेग है। यदि कोई वस्तु ये पहला वाला ग्राफ फॉलो कर रही है तब उसको कहेंगे कि वेग बढ़ता है। यदि कोई वस्तु दूसरा वाला ग्राफ फॉलो कर रही है तब उसको कहेंगे वेग घटता है। यदि कोई वस्तु तीसरा वाला ग्राफ फॉलो कर रहा है उसको कहेंगे वेग एक समान रहता है। यदि कोई वस्तु चौथा वाला ग्राफ फॉलो कर रहा है तब उसको कहेंगे वस्तु विरामावस्था में है। जब कोई वस्तु पांचवा ग्राफ को फॉलो करेगी तब उसको कहेंगे कि असंभव है। ठीक है, इस ग्राफ से क्वेश्चन कर लिया जाता है, इसलिए ग्राफ को याद कर लीजिएगा। देखिएगा नहीं, समझिएगा वो अच्छी बात है, समझ जाएंगे तो, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे वेग और समय का ग्राफ, यानी कि पहला समीकरण से V बराबर U प्लस AT से। अब वही देखिए, यहाँ पे पहला वाला जब ग्राफ बनेगा तो उसको कहेंगे त्वरण बढ़ेगा। जब वही दूसरा ग्राफ फॉलो करेगा तो त्वरण घटेगा। तीसरा वाला ग्राफ फॉलो करेगा तो त्वरण एक समान होगा, और चौथा वाला ग्राफ फॉलो करेगा तो एक समान वेग, क्या है? एक समान वेग है, त्वरण नहीं, एक समान वेग है। फिर उसके बाद पांचवा वाला असंभव है, यानी कि समय न बढ़े और ये बढ़े, ये अच्छी बात नहीं है। वेग नहीं बढ़ा सकते जब तक समय न लगे। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ। वेग, विस्थापन और समय ग्राफ देखे थे, वेग और समय ग्राफ। आगे क्वेश्चन है उसी ग्राफ के अनुसार, ये वेग दे दिया है, ये समय दे दिया। आपको अब ज्ञात करना है 15 सेकंड में तय की गई दूरी, 15 सेकंड में तय की गई दूरी, ये वेग है, कितना विस्थापन होगा निकाल लेंगे। ऐसे खींच देंगे तो ये भी निकल जाएगा, या फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो भी निकल जाएगा, या फिर इन सबका वेग बटे के क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता है वेग, दूरी बराबर वेग गुणे समय, तो भी आ जाएगा। 4 5 15 चौके 60। ठीक, यहाँ पे गलती हो गई है, 15 चौके 60 होगा। ये ग्राफ है, इस ग्राफ से निकाल सकते हैं 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो इतना का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकाल देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर इसका क्षेत्रफल अलग निकाले, इसका क्षेत्रफल अलग निकाले तो भी आ जाएगा। ठीक, आगे वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। आगे वीडियो लंबी ना हो इसकी वजह से हम लोग बहुत समय को देखते हुए काम करेंगे। किसी निर्देश दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वेग कहते हैं। किसी दिशा दे दिया कि इस दिशा में जा रही है तो कहेंगे वेग है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों तो उसको कहेंगे समरूप है। चलिए आगे देखते हैं, चाल दूरी और समय का सही संबंध है। सही संबंध S बराबर दूरी बटे के समय। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का वेग समरूप है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय का वर्ग के। आगे पांचवा, किसी वस्तु की 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर प्राप्त त्वरण बराबर F बराबर ma होता है, उससे भी निकाल लेंगे। पहला हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस गति खाली स्थान गति का एक उदाहरण है। सरल रेखीय गति हो जाएगा कि असमान गति? भीड़ भाड़ जगह पे है तो इधर उधर कम बेसी करके चलेगा। यदि वेग समय के साथ अक्ष के समांतर हो
यदि वेग अक्ष के समांतर, अभी देखे थे वेग अक्ष के समांतर है, तो वो उसका नियत वेग से चल रही है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो ये वाला भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करेगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच, यानी कि दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच को दिखाता है। स्थिति है, स्थिति मतलब विस्थापन। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग निर्दिष्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो उसको कहते हैं वेग। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय, परिवर्तन बटे के लगने वाला समय को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण कितना होगा? शून्य होगा। खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन का पता लगाने के लिए। वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? v इंटू टी क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा आपका विस्थापन। यहाँ यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो शून्य होगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि विस्थापन उसका शून्य होगा। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको हम लोग कहेंगे कि असमान गति है। इतनी चीजें आपको इस वीडियो में शामिल मिली। क्या चीजें? गति और वेग। गति और वेग में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें के इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन के तौर पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के अनुसार मैं कुछ सुधार करने लायक हो तो सुधार करो। देखिए, हमारा मेन मोटिव अच्छे से पढ़ाना तो है, लेकिन समय को देखते हुए तो देख रहे हैं समय की कमी है। एग्जाम बहुत तेजी से हो रहे हैं, देख रहे हैं। ग्रुप डी के बाद में कुछ दिन के बाद लोको पायलट का होने लगेगा, कुछ दिन के बाद में फिर उसके बाद आ जाएगा एनटीपीसी का। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें टाइम को कंज्यूम नहीं करना है, हमें बस इसी तरह रिवीजन, बस केवल रिवीजन करवा देना है, ताकि आप लोगों का पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।